नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सदन में पार्षद वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, जिसको लेकर कल जमकर हंगामा भी हुआ था। तो एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में पार्षद वोटिंग कर रहे हैं इस वक्त और मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, जिसको लेकर हंगामा हुआ था कल। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का यही कहना था कि मोबाइल फोन को ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद गुत्थम गुत्ता हुई थी, हाथापाई हुई थी। शैली ओबरॉय भी वहां से चली गई थी, जो कि मेयर चुनी गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल वोटिंग चल रही है, पार्षदों की वोटिंग जो है वो हो रही है। तो एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सदन में पार्षद वोटिंग कर रहे हैं। मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। फाइनली मेयर चुन ली गई, डिप्टी मेयर चुन लिए गए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी उसको लेकर फिर विवाद शुरू हो गया था। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल वोटिंग की क्या तस्वीर है? क्योंकि कल तो हमने देखा बहुत भारी हंगामा हो गया था, लेकिन आज क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है? देखिए रवीश, जो तस्वीरें परसों हमने यहाँ पर देखी सिविक सेंटर में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ, उससे थोड़ी सी तस्वीर आज पूरी तरीके से अलग है। क्योंकि आज जो चुनाव है वो नए सिरे से कराए जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और 50 पार्षदों ने अपना वोट डाल दिया है। क्योंकि बीजेपी के पार्षदों ने दो मांगे रखी थी मेयर के सामने। पहली मांग तो ये थी कि जो 47 वोट पड़ चुके हैं उनको सिरे से खारिज कराया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। मेयर ने उस मांग को मान लिया, बीजेपी की उस मांग को मान लिया, और आज सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 1 नंबर यानी कि वार्ड नंबर 1 से दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग दोबारा से शुरू हुई। दूसरी मांग थी कि जब वोटिंग करने पार्षद जाते हैं तो वहां पर फोन जो है ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। इस मांग को भी मेयर ने मांग लिया, यानी कि जो पार्षद वोट डालने जा रहे हैं उनके हाथ में फोन नहीं होगा, फोन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि दोनों मांगों को बीजेपी पार्षदों ने जो उठाया था उसको मेयर ने मान लिया, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से सिविक सेंटर के अंदर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शुरुआत के जो 50 वोट हैं, यानी कि 50 पार्षदों ने अपना वोट डाल दिया है और 250 पार्षद जो हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले ही जो पवन शेरावत है, जो कि आज ही आम आदमी पार्टी के पार्षद थे बवाना से, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया तो उस दौरान जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने गद्दार और शेम शेम के नारे लगाए, वहीं बीजेपी के पार्षदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। केवल ये इंसिडेंट हुआ है, बाकी अदरवाइज तो सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है और धीरे धीरे स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग है वो आगे बढ़ रही है। नमित, जैसा कि हमने देखा था कि हंगामा जब हुआ था, बीजेपी वाले यही कह रहे थे कि मोबाइल फोन क्योंकि वो लेकर गए हैं, और शैली ओबरॉय का ये कह रहा था कि जितनी वोट हो गई है कम से कम उसको तो वैध माना जाए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वोटिंग जो हुई, स्टार्टिंग से जो मांग करी थी बीजेपी ने, वो दोनों मांगे मान ली गई, यानी कि मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं होगा और स्टार्टिंग से पूरी वोटिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू की गई है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे बीजेपी भी कई आरोप लगा रही थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये तर्क था कि जब परसों के दिन बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि दोबारा से नए सिरे से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो बैलेट बुक होती हैं उसमें 300 बैलेट पेपर होते हैं, जिसमें से 55 बैलेट पेपर निकाल लिए गए थे और उसके बाद 245 बैलेट पेपर बचे थे और पार्षद हैं 250, यानी कि परसों तो किसी कीमत पर दोबारा चुनाव हो नहीं सकता था। और आज सुबह जो एमसीडी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी एक चिट्ठी को भी बीजेपी लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि वोट तो केवल 47 पड़े हैं और जो बैलेट पेपर हैं वो बैलेट बुक में से 55 निकाले गए हैं, तो आखिर वो 8 बैलेट पेपर कहां पर है, ये आरोप भी बीजेपी ने लगाया था। लेकिन बड़ी मांग उनकी यही थी कि 47 वोट जो कास्ट हुए हैं उनको कैंसिल करके नए सिरे से चुनाव कराएं, जिसको मेयर ने माना है। और ये एक संकेत है कि जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से होगा, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी 2 महीने तक 3 बैठकों में हंगामा हुआ। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेश
का पालन करते हुए परसों हमने देखा कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था वो काफी शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और अब आज मेयर ने बीजेपी की इन दोनों मांगों को माना है। इसी के बाद ये जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग है वो शांतिपूर्वक हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया था कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जब वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो उसका फोटो खींच रहे हैं और आगे उस फोटो को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। ये आरोप भी बीजेपी के पार्षदों ने लगाया था और यही वजह है कि आज सुबह मेयर ने क्लियर कर दिया कि जो भी पार्षद वोट डालने जाएगा उसके हाथ में फोन नहीं रहेगा, फोन को प्रतिबंधित किया गया है। नमित, अगर स्टैंडिंग कमेटी की संरचना की हम बात करें और बीजेपी के पार्षद और साथ ही बात करें आम आदमी पार्टी के पार्षद, तो किस तरीके की संरचना यहां पे बन सकती है, ये देखते हुए कि कितनी कितनी सीटें दोनों पार्टियों के पास है? देखिए, दरअसल इसको समझने के लिए इसका एक गणित है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में 18 मेंबर होते हैं। 18 में से 6 मेंबरों का जो चुनाव है वो पार्षद करते हैं। इसके अलावा जो 12 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं उनका चुनाव जोन में होता है और जोन के अंदर क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ज़्यादा हैं, ऐसे में थे जो 8 सीटें हैं 12 में से वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं जोन के अंदर। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो उपराज्यपाल का एक आदेश था, उस आदेश में कहा गया था कि जो जोन के अंदर वोटिंग होगी उसमें एल्डरमैन वोट डाल सकते हैं, यानी कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं वो जोन के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर 12 में से जो मैं पहले बता रहा था कि केवल 4 में जो बीजेपी के लोग हैं वो रह सकते हैं, लेकिन 3 अगर आप और जोड़ दीजिए यानी कि 7 जो जोन के चुनाव में हैं वो बीजेपी के हो जाएंगे, क्योंकि 10 एल्डरमैन जो हैं वो भी बीजेपी की ही तरफ से नियुक्त किए गए थे। ऐसा आरोप भी बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने लगाया था। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है 6 सदस्यों के लिए और जो 12 का चुनाव होगा जोन लेवल पर होगा, लेकिन यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ है। 6 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है लेकिन उम्मीदवार हैं 7, जिसमें से 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और 3 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 में से 3 पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है और वहीं बीजेपी जो है वो 3 में से 2 पर जीत सकती है। टोटल मिलाकर हो गए 5। अभी भी 1 सीट खाली है, उस सीट पर पेच फंसेगा। वहां पर कौन सी पार्टी का जो स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य है वो जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और स्टैंडिंग कमेटी की पावर जो है वो एमसीडी के अंदर काफी ज्यादा होती है रवीश, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो पावर्स है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है, वित्त की पावर जो है लेता है। और वो जो प्रस्ताव है वो फिर जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जाए तो जो एमसीडी का वित्त विभाग है वो जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है उसी के पास होता है। जो मैं पहले बता रहा था कि जितने भी आर्थिक फैसले और जो प्रशासनिक फैसले होते हैं उनको, उसका जो प्रस्ताव है उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही तैयार करता है। उसके बाद उस प्रस्ताव को सदन में मेयर के पास भेजा जाता है और वहां से पास होता है। तो अगर आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बन भी गया और अगर स्टैंडिंग कमेटी में उनकी पावर नहीं रही तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी चाह रही है कि मेयर डिप्टी मेयर तो उनका बन गया लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भी उनकी पावर रहे। चले नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी में तमाम गणित बता रहे थे कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी किस तरीके से बन सकती है। फिलहाल वहां पे वोटिंग चल रही है। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह अधिवेशन में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह अधिवेशन में शामिल हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो सम्मिलित हो रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें रोड मैप तैयार किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। इसी अधिवेशन पर न्यूज इंडिया के एडिटर आसिफ इकबाल ने राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकान से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है और छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं कितनी मुश्किल रही है इन तैयारियों को अमली जामा पहनाने में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 85वां महाधिवेशन, व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। आज स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी और देश का दशा दिशा बदलने में इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण योगदान
रहेगा। हम जब शुरुआत किए तो तकलीफें तो ज़रूर आई, मगर हमारे कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त उत्साह था राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर, और सभी ने एकजुटता के साथ काम किया। उसी का परिणाम है अब व्यापक तैयारियां अब सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ये आज जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है उसमें वो कितना खास मानते हैं, और इस तैयारी करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ी? स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, और कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण स्टीयरिंग कमेटी है, जिसमें हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारी आर्थिक नीति क्या होगी, हमारी कृषि नीति क्या होगी, हम बेरोजगारों युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या काम करेंगे, इन सब मुद्दों पे विस्तार से चर्चा होगी। और जो कल से जो महाधिवेशन शुरू होगा उसमें उन बातों को बताया जाएगा। यह अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर होगा। हम 2023 में भी जीतेंगे, 2024 के चुनाव में भी जीतेंगे। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आपने जो बात कही गेम चेंजर की, यही सवाल हमारा भी था कि अब इस मीटिंग से क्या निकल के, ऐसा कहते हैं कि जब मंथन होता है तो मंथन से अमृत निकलती है। इस जो मंथन होगा, इस मंथन से ऐसा अमृत निकलेगा जिससे छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है आप बेहतर तरीके से जरूर इस मंथन से अमृत निकलेगा। इसलिए निकलेगा क्योंकि जब कन्याकुमारी से माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर तक 3900 किलोमीटर पदयात्रा चल रहे थे तो उनको खिल्लियाँ उड़ाई जा रही थी। ये 5 किलोमीटर चलने के बाद नहीं चल पाएंगे। बरसात, ठंड, गर्मी, कड़कड़ाती ठंड में भी माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा किए। करोड़ों भारतीयों ने सर आँखों पे बिठाया, उनके साथ पदयात्राएं शामिल हुआ। जो देश के नागरिकों का स्नेह प्यार माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। हमें लगता है 2023 और 2024 के चुनाव में हमें सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ अध्यक्ष मोहन जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और ये जो मंथन होगी उस मंथन से अमृत निकलेगा जिससे 2023 और 2024 में जीत की ओर अग्रसर होंगे। कैमरामैन अरब और सहयोगी अमर के साथ आशिफ इकबाल, रायपुर, छत्तीसगढ़। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से आसिफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, अगर आप बताने की कोशिश करें तो? बिल्कुल रवीश, मैं आपको बताऊं कि देखिए क्योंकि बहुत बारीकी नज़र आप भी रखते हैं, तमाम चीज़ों को आप समझते हैं। देखिए ये बैठक इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इस वक्त यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बताऊं कि इसी तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर। आप तमाम दर्शकों तक मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि इसी के अंदर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चल रही है। और ये स्टीयरिंग कमेटी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ CWC के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर बहुत मंथन है। और CWC को समझना चाहेंगे हम, क्योंकि CWC में 23 मेंबर होते हैं, जिसमें 11 नॉमिनेटेड होते हैं और 12 इलेक्टेड होते हैं। अब ये कोशिश ये होती है कि अगर इलेक्टेड मेंबर आते हैं तो वो अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से चीज़ें रखते हैं। और कोशिश ये है कुछ लोगों का जो आर्गूमेंट चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कांग्रेस के जो ऑफिस बेयरर होते हैं वो तमाम लोग मेंबर होते हैं इसके। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इस बैठक में सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम तरीके से स्ट्रेटजी बन रही है कि CWC का चुनाव हो या ना हो, उसको लेकर काफ़ी मंथन बैठक चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एक यहाँ से रेजोल्यूशन भी पास करने की कोशिश की जा रही है, अमेंडमेंट होने की बात हो रही है, क्योंकि उस अमेंडमेंट के जरिए ये कोशिश होगी कि कोई भी पूर्व अध्यक्ष और कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री भी CWC का मेंबर हो सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष या फिर पार्टी के फ्लोर के लीडर को ये सम्मान मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि इसमें एक चेंजेस किया जाए, क्योंकि उसके अगर वो होता है तो मनमोहन सिंह एक परमानेंट मेंबर हो जाएंगे, और साथ ही 2 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिसमें राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं, वो लोग मेंबर हो जाएंगे। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि चुनाव कराने की बात जहां तक है रवीश, उसके लिए तमाम मंथन हो रहा है। कांग्रेस के जो 3 बड़े चेहरे हैं, जो 3 बहुत बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, वो तीनों इस बैठक से मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि नदारद हैं, क्योंकि वो लोग उन लोगों को लगता है कि आसिफ जी, काफी समय से मांग हो रही थी कि CWC नहीं बन रही है, CWC की बैठक होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेसिडेंट बने तो तब भी ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसका निर्माण कब किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि यहां पर उसको लेकर भी मंथन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो बैठक से दूर है कि कहीं ये मैसेज ना जाए कि परिवारवाद का इंटरफेरेंस है, कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उसका इंटरफेरेंस है, इसलिए वो मीटिंग से दूर है।
बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल बहुत बारीकी से आपने देखा है चीज़ों को, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ रवीश कि ये बहुत अहम है, क्योंकि ये बैठक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की आगे की स्ट्रेटजी तय हो जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितने मजबूत होंगे और उनकी मजबूती किस तरीके से जग जाहिर होगी, उसके लिए भी ये बैठक बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये भी तय होगा कि 2023 में कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर, जो बाकी के 5 राज्यों के अहम चुनाव है, खासतौर पर आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे और कर्नाटक और तेलंगाना जैसे अहम राज्य है, उसमें कांग्रेस किस तरीके से जाएगी, वो भी तैयारियां हो जाएंगी। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल की तैयारी अगर बेहतर होगी तो फाइनल का अंश उस पर जाएगा ही जाएगा। तो ये मतलब साफ है कि इस बैठक को इसी तरीके से देखा जा रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर के जो जितने भी डेलीगेट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको इन्विटेशन दिया गया था और वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और मैं सीधे तौर पे देवेंद्र यादव हैं जो इस वक्त ईडी जिनको बहुत पॉपुलर कर चुकी है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ में ये ऐसे चेहरे हो गए रवीश जिनको सब लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि अगर ईडी आई थी तो उसने कितनी इज्जत अफजाई की आपकी। देखिए, मैं ईडी के सभी मित्रों का धन्यवाद करूंगा या कहूंगा, मेरे को तो दुख होता है उनके ऊपर। बड़ी तरस आई। मैं जब निकला ना वहाँ से तो मैंने अपने साथियों को सबसे पहले ये कहा कि यार ये ईडी वालों को मत परेशान करो, इनको मत बोलो कि ये कुछ गलत है, ये तो बेचारे हैं, इनको तो ऐसे हाका जाता है। इनको रात में 3 बजे मैसेज आता है कि चलो सुबह 4 बजे उसके घर घुस जाओ, कोई तैयारी नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई होमवर्क नहीं, घर घुस जाओ। क्यों घुसना है? अधिवेशन हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा जैसे न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मजबूर हो गए ये कहने को कि आज़ादी के बाद पहली बार हमको मीडिया के सामने आकर अपने लिए अपनी बात रखनी पड़ रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि ईडी के कर्मचारी अधिकारी भी आके मोदी जी के बारे में बताएंगे कि वो क्या उनसे करवा क्या मिला, क्या मतलब जिस तरीके से 3 दिन तक पूरे छानबीन चली, तमाम चीज़ों एग्जामिन किया गया, उसके बाद क्या मिला? और आपके चेहरे की खुशी तो कुछ और ही बता रही है। कहते हैं कि लीडरशिप में यही कहा जाता है कि अगर आप बदनाम ना होंगे तो क्या नाम। देखिए, ऐसा है जो आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस है ना, वो सच से आ सकता है, सिचुएशन से नहीं आ सकता। हम सच हैं इसलिए हम डरते नहीं हैं। ईडी को मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, वो हाथ पे हाथ धरे बैठ गए और इसी के बाद उनकी हालत देख के मुझे तरस आने लग गया उनको। अगर उनको यहाँ मेरे यहाँ से मिला ना तो हज़ारों की संख्या में महिलाएं, वृद्ध, युवा साथी मिले जो मेरे घर के आगे सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक डटे हुए थे कि देवेंद्र यादव को ये उम्मीद थी कि मतलब ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम कसरत हो रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों से आपने अधिकारियों से बात की होगी, उनको क्या मैसेज था, क्यों आपके यहाँ पहुँच गए, क्या ऐसा मैसेज आया उनके पास कि जिस तरीके से ऐसा माना यह जा रहा था कि आपके यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और आपके पास बहुत सारी शिकायतों का अंबार है या आपके पास बहुत सारी चीज़ें। देखिए, ऐसा है, उनका टोटल फोकस इस बात पे था कि अधिवेशन को खराब करना है। तो हम लोग चूंकि ग्राउंड वर्कर हैं, हम लोग हर चीज़ में काम करते हैं कि भीड़ कैसे आएगी, स्वागत रैली कैसी होगी, अच्छे झंडे लगने चाहिए, बैनर लगने चाहिए, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। तो वो ये सोचे कि इनको रोकना है। वो मेरे घर आया और मुझसे पूछे तुम्हारे पास ज़मीन जायदाद क्या है? मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है, सरकार की जो पैसा मेरे पास। बोले तुम्हारी माँ? मतलब मेरी माँ पेंशनरी है, मेरे पिताजी गुजर गए, मैं छोटा था, तो उनको पापा की पेंशन आती है। बोले पत्नी? मैं बोला वो MD डॉक्टर है, वो भी नौकरी करती है, छोटा सा उसका लैब है, वो चलाती है, उससे पैसा आता है। बोले ये तुम्हारे परिवार में ये जो बहन है उसका? मैं बोला मेरे जीजा जी का देहांत हो गया था, उनकी जगह मेरे जीजा जी, मेरी दीदी चतुर्थ श्रेणी की BSP की कर्मचारी है, क्या ले लो? ना मेरी पत्नी के पास घर है, ना मेरे पास घर है, मेरी माँ के पास है जो पैतृक है, जिसमें हम लोग सारे भाई बहन हैं, मेरी बहन के पास एक घर है जो जीजा जी का था। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो लोगे क्या? हम तो बुला के उनको अपने लॉकर की भी चाबी दी है कि इसको भी लो और इसको भी चेक करो, कुछ मिले तो बताना। कुछ नहीं मिला, तो कुछ मिला नहीं, तभी तो वो बैरंग होके लौटे। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सच का कॉन्फिडेंस है, हम डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति कैसे करते हो? लोगों के भरोसे करते हैं, लोगों के सहयोग से करते हैं, और उसको आप रोक नहीं सकते हमसे। ये हमारा मौलिक अधिकार है और जनता साथ में है तो हम लड़ सकते हैं। और देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश में नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी केवल दबाव बनाकर लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। ये गलत बात है। आपको करनी है तो चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और डिस्कशन के आधार पर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ चुनाव में इसका असर होगा कुछ? देखिए, अब ईडी भाग रही है, छत्तीसगढ़ भाग रही, हाँ ईडी भाग रही, तो समझ लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, साफ तौर पे आप समझ सकते हैं रवि का
चलिए थोड़ा ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रायपुर में आप देख सकते हैं जयराम रमेश को यहां पर देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे पहुंचे, अशोक गहलोत हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल के सीएम। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व स्पीकर, उनको भी आप वहां पे देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल बता रहे थे कि CWC का चुनाव कराना है नहीं कराना है, उसको लेकर भी वहां पर एक मंथन चल रहा है। साथ ही साथ 9 राज्यों पे चुनाव और उसके अलावा मिशन 2024 लोकसभा, उसकी भी रणनीति इस महाधिवेशन में तैयार की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पे कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो शुरू हो गया है। बढ़ते आगे, राजस्थान के दौसा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जहां एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा के लिए दिया गया था। उसमें जूते चप्पल भरे बोरों की ढुलाई हो रही है। एम्बुलेंस का ड्राइवर बिना किसी डर के ऐसा कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ड्राइवर काफी दिनों से जिला अस्पताल की एम्बुलेंस चला रहा है। इमरजेंसी में दौसा से जयपुर रेफर होने वाले मरीजों को ही लेकर जाता था। जयपुर से दौसा वापसी करते समय वो एम्बुलेंस में प्राइवेट लोगों के माल भरकर लाता और मोटी रकम वसूलता है। प्राथमिक तौर पर जो एनजीओ के माध्यम से जो ड्राइवर लगाए जाते हैं उनको हम तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच कमेटी के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और मुकदमे की जरूरत पड़ी तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। मुझे मुखबिर की सहायता सूचना मिली थी। 28 RJ 29 PA 2851 के अंदर माल भरा गया है। जयपुर से माल लाया जा रहा है। हमने इसकी गाड़ी का पीछा किया और वहाँ पे जाके देखा तो कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे गाड़ी खड़ी होने की सूचना मिली थी और हमने वहाँ जाके देखा तो इसमें से माल उतारा जा रहा था और माल लोड किया हुआ था इसमें। और बड़ी खबर आपको बताते हैं पंजाब के अजनाला से। अजनाला में बवाल पर घिरी भगवंत मान सरकार। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत को रिहा करेगी पंजाब पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजनाला में बवाल पर मान सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत को रिहा करेगी पंजाब पुलिस। लवप्रीत की रिहाई पर अमृतसर SSP का बयान आया है। सबूत के बाद कोर्ट ने दिया है रिहाई का ऑर्डर। अमृतसर जेल से रिहा होगा लवप्रीत, ये कहना SSP का। अजनाला पुलिस थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाने के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर जेल से रिहा होगा लवप्रीत की रिहाई पर अमृतसर SSP का बयान भी आ गया है। सबूत के बाद कोर्ट ने दिया है रिहाई का ऑर्डर। थाने के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अजनाला में बवाल पर मान सरकार गिर गई है। एप्लीकेशन मूव हुई थी उसके रिलीज की, जो उसने एविडेंस दिया था जी, तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया रिलीज करने का। एप्लीकेशन में जो भी इन्होंने एविडेंस देते हैं जी हमें, वो एविडेंस हम उसमें एविडेंस लगा देते हैं। देन कोर्ट सीज दैट एविडेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करता है जी। वो अब उसको उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको अमृतसर जेल में ऑर्डर ले जाएंगे जी, वो अमृतसर जेल से ही छूटेगा जी। एज फॉर नाउ सिचुएशन इज पीसफुल और अंडर कंट्रोल। तो अमृतसर की जेल से रिहा होगा लवप्रीत और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।